हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण सीरीज का भाग 2। दोस्तों, आज देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन भाग 1 में करा दिए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में सर्वाधिक होता है। अगला है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, उसका गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वहां पर दाब कम होता जाएगा, और दाब कम होने पर जो तापमान है वो भी कम हो जाता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। आगे दोस्तों, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, पिंड के द्रव्य पर। अगला है दोस्तों, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? उच्च तरंगदैर्ध्य। अगला है दोस्तों, शीत ऋतु के दिनों में हम किस मौसम में ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो दोस्तों, जब मौसम अधिक साफ रहता है तो हम ठंड ज्यादा महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गाल्टन ने। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तारत्व का तात्पर्य दोस्तों यहाँ तीक्ष्णता या सुरीलेपन से है। दोस्तों, महिलाओं में तारत्व अधिक होता है जिससे उनकी आवाज सुरीली, और पुरुषों में तारत्व कम होता है इसलिए उनकी आवाज मोटी होती है। अगला है दोस्तों, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, विमानों के अंदर बहुत ही महंगे महंगे उपकरण लगे होते हैं। अगर उनको यांत्रिक तरीके से सफाई की जाएगी तो उनमें क्षति होने की आशंका रहती है। इसलिए दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से उसकी सफाई कर दी जाती है जिससे क्षति होने की आशंका बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईंट के भट्ठों के अंदर की जो कालिख होती है उसकी सफाई किसके माध्यम से करते हैं? तो वहां पर भी दोस्तों पराश्रव्य तरंगे ही होगा। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगला है दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहे में। आगे दोस्तों, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली, श्रील होती है? तो दोस्तों, अभी हमने बताया था तारत्व के कारण। अगला दोस्तों, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है?
हवाई जहाज की उड़ान भरने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके कारण सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोस्तों, ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक। अर्थात दोस्तों, अगर हम कोई ध्वनि को सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कानों पर 0.1 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? दोस्तों, 56 फीट या 17 मीटर। अगला है दोस्तों, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप दोस्तों, जो डॉक्टर लोग हमारे शरीर के अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप कहते हैं। और यह जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों, ऐसा जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपयोग उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों, आवर्त की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि यानी रात में देखने के लिए किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो दोस्तों, 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? दोस्तों, लोहे में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे। दोस्तों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनको किसी भी दूरी को तय करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये तरंगे किसी भी दूरी को तय नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियो लेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला है दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों, 1 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला है दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों, वायु में या पूछ ले निर्वात में, तो दोस्तों प्रकाश की गति वायु या निर्यात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश द्वारा तय की जाती है। आगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट।
पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्त के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे दोस्तों, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला है दोस्तों, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? तो दोस्तों इसका कारण है परावर्तन। दोस्तों बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं वे परावर्तन करते रहते हैं, जिस कारण वे चमकीले दिखाई पड़ते हैं, और गीले होने पर उसमें जो है परावर्तन की क्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए वे धुतहीन दिखाई पड़ते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला है दोस्तों, पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अधिक बार पूछा गया है कि पिछले साइड को देखने के लिए ट्रैफिक में ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो है अधिकतम बनते रहते हैं। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? परावलयी दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग। दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से हमें ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? दोस्तों इस घटना में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। समानांतर समतल दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसके अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज हैं? समांतर किरणपुंज। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई डायप्टर होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों में दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, बैनी आह पिनाला, बैंगनी और नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। दोस्तों पूछ लिया जाए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तब भी उत्तर होगा 7। और पूछ लिया जाए सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो भी उत्तर 7 ही होगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो दोस्तों आकाश काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। अगला दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर। अगला दोस्तों, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? दोस्तों, इसमें निकट दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। दोस्तों, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष, इसको याद करने के लिए दोस्तों सिंपली आप याद रखिए, जब पूछा जाए दूरदृष्टि तो दूर की दृष्टि है, निकट की नहीं। दूरदृष्टि, दूर की दृष्टि है, निकट की दृष्टि नहीं है। और इसमें निकट दृष्टि यानी निकट की दृष्टि है और दूर की नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। आवर्धक लेंस पुर्जों के आकार को बड़ा करके दिखा देता है, इसलिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। अगला दोस्तों, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। दोस्तों, क्रुक्स कांच एक कांच का प्रकार है। अगला दोस्तों, प्रकाश के प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परितंत्र प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। अगला दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच जाते हुए दोस्तों प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। यह प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, 21 जून को हमारी छाया सबसे छोटी होती है। फोटॉन। आगे चलते हैं दोस्तों। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर यंत्र के द्वारा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का द्वारा। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बिजली के जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है, तो इसका उत्तर होगा टंगस्टन। और अगर पूछ लिया जाए कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला दोस्तों, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक।
स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। अगला दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया गया? जनित्र को बनाने में। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए। अगला है दोस्तों, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वाह्य सेमीकंडक्टर। अगला दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रूस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अगला दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ आंसर गलत हो गया है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग दरअसल आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है और सूर्य का तापमान जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? एस चंद्रशेखर के नाम पर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान, जैसे सूर्य इत्यादि का तापमान इसी के द्वारा मापा जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।